हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अनावृत बीजी पादपों के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो है आवृत बीजी पादपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे नंबर का है अपना आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप अपन जानते हैं पुष्पी पादपों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनकी विशेषता देखिए। नंबर एक विशेषता में इन पादपों में बीज फल के अंदर अंडाशय से ढके होते हैं। ढके होते हैं इसलिए इन्हें आवृत बीजी पादप कहा जाता है। एंजियोस्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, आवृत बीजी पादप कहा जाता है। सेकंड नंबर, इन पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण भ्रूणपोष अथवा बीज पत्रों में रहता है। बीज पत्रों में रहता है, ठीक है। भ्रूणपोष का सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल। नारियल जो होता है कोकोनट, वो भ्रूणपोष का सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा नंबर देखिए, बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर एक बीजपत्री, नंबर 2 द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बीजपत्री। ऐसे पादप जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है
उन्हें एक बीजपत्री पादप कहा जाता है। उन्हें एक बीजपत्री पादप कहा जाता है। ध्यान देना, एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र का मतलब यदि जैसे हम किसी पादप के बीज को लें और उसको हम यदि दो समान भागों में नहीं तोड़ पाएं, बराबर भागों में नहीं तोड़ पाएं, तो यानी वो कैसा है, एक बीजपत्री है। और यदि दो भागों में वो टूट जाए तो वो द्विबीजपत्री। अब देखिए उदाहरण के तौर पर उदाहरण देखते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, घास, गन्ना आदि, ये सारे पादप कैसे हैं, एक बीजपत्री पादप हैं। कैसे पादप हैं, एक बीजपत्री पादप। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन द्विबीजपत्री पादप के बारे में। तो ये बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए द्विबीजपत्री पादप के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा है द्विबीजपत्री पादप। नाम से मालूम पड़ रहा है द्विबीजपत्री, दो बीजपत्र, ऐसे पादप जिनमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पादप कहा जाता है। उदाहरण से और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। उदाहरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अब देखिए उदाहरण में देखते हैं अपन चना। चना को यदि आप दो भागों में करोगे, तोड़ोगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार मूंगफली, काजू, बादाम, मटर आदि, ये सभी कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। कैसे हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ये अपन ने जो है तीसरी विशेषता ली थी। चौथी विशेषता देखिए, इन पादपों में, किनमें, एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पादपों में, इन पादपों में कायिक जनन कायिक जनन कैसा है, अलैंगिक जनन का प्रकार है एक तरीके से। ठीक है ना, इन पादपों में कायिक जनन तथा युग्मक संलयन द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो ये हैं अपने आवृतबीजी पादप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने प्लांटी वर्ग
जो RH टेकर ने बताया था प्लांटिवर के बारे में, वो टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आएगा एनिमेलिया, जिसमें अपन जंतु वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एनिमेलिया के बारे में जो है अपन अध्ययन करते हैं। एनिमेलिया तो एनिमेलिया जंतु वर्ग। एनिमेलिया में एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर एवं उनमें कशेरुकदंड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान देना, जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था कि जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है। तो उनके जो विकास का क्रम है अपन सरल से जटिल की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकशेरुकी, ध्यान देना, कशेरुकदंड की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी। अब देखिए पहले नंबर पर आते हैं अपन अकशेरुकी। किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें कशेरुकदंड का मतलब मेरुरज्जु, कशेरुकदंड का अभाव होता है, वे जीव जिनमें कशेरुकदंड का अभाव होता है उन्हें
अकशेरुकी, कहा जाता है। अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जाता है। अब कौन कौन से वर्ग हैं? निम्न वर्गों में किया जाता है। ध्यान देना। ए नंबर पर पोरीफेरा, बी नंबर पर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, सी नंबर पर प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, डी नंबर पर एसके हेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज। फिर जो है ई नंबर पर मोलस्का, सॉरी हाँ मोलस्का को ही रखेंगे, मोलस्का ई नंबर पर, और एफ नंबर पर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण जो है अपन एक एक करके एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक जो है अपन को याद हो जाना चाहिए अच्छे से। आगे चलते हैं और पहले नंबर पर जो पोरीफेरा वर्ग है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पोरीफेरा। पोरीफेरा इसका अर्थ ही क्या होता है? छिद्रधारी या छिद्रयुक्त, छिद्रधारी। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। आपने स्पंज देखी होगी, स्पंज को दबाते हैं तो छिद्रधारी या स्पंज। तो ध्यान देना, अब इनकी विशेषता की बात करते हैं। नंबर 1, इनके शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। जल इन छिद्रों द्वारा ही केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है।
जल इन छिद्रों द्वारा ही केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट, इनके शरीर पर ढक्कन नुमा बड़ा छिद्र पाया जाता है। बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ओस्कुलम कहा जाता है। ओस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, इनके शरीर पर ढक्कन नुमा बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ओस्कुलम कहा जाता है। जल इस छिद्र द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। प्रवेश तो किसके द्वारा करता है? ओस्टिया के द्वारा, और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चौथे नंबर पर देखते हैं अपन, ये तो इनके छिद्रों की बात होगी शरीर पर। अब जल परिवहन की ये प्रणाली भोज्य पदार्थों के संग्रहण जल परिवहन की प्रणाली भोज्य पदार्थों के संग्रहण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। जल परिवहन की प्रणाली भोज्य पदार्थों के संग्रहण, श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है। पांचवा, इन जंतुओं के शरीर पर इनमें शरीर पर बाह्य कंकाल स्पंज तंतु का आवरण पाया जाता है। इसलिए इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज भी कहा जाता है। लास्ट टॉपिक, 5 पॉइंट हो गए इसके, छठा पॉइंट और देख लेते हैं लास्ट टॉपिक के रूप में। छठवा देखिए, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है।
इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है? कोशिका से निर्मित होता है। कैसा होता है? कोशिका से निर्मित होता है। पूर्ण विराम। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण साइकोन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला आदि। साइकोन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला आदि जो है इसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है वो किसका है? साइकोन का। किसका है? साइकोन का। मैंने बताया था इनके शरीर पर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टियम लिख रखा है यहाँ पर, एक ही बात है, ऑस्टिया। और ये देखो ऊपर की तरफ एक संरचना पाई जा रही है, बड़ा छिद्र, जिसे क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। ध्यान देना, ये अचल जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? अचल। और इसी कारण जो है ये किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने स्पॉन्जिला का लिया। ये स्पॉन्जिला है अपने, ये स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला है। देखिए स्पॉन्जिला का डायग्राम। तो लास्ट जो डायग्राम है अपना वो है यूकेप्टेला। ये यूकेप्टेला, इसे बीनस पुष्प की टोकरी भी कहा जाता है। ये यूकेप्टेला का चित्र है, ध्यान से देख लीजिए। इसका शरीर भी कैसा? छिद्रित। शरीर पर क्या पाए जा रहे हैं? छिद्र पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? छिद्र पाए जा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है यही है साइकोन, जिसमें अपन को सारी संरचना, सारी विशेषता एक बार में ही देखने को मिल जाती है। तो ये साइकोन सबसे बेस्ट उदाहरण, सबसे ज़्यादा इसी का उदाहरण लिया जाता है समझाने के लिए। बाकी के इसके उदाहरण हैं, किसी न किसी में कुछ ना कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें भी वैसे आपको देखिए ऑस्कुलम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ऑस्कुलम स्पष्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।